वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हेडिंग डालो अस्थायी कण के द्वारा उत्पादों की गतिकी। अस्थायी कण के द्वारा उत्पादों की गतिकी। अस्थायी कण के द्वारा उत्पादों की गतिकी, इसको हेडिंग डालो और देखते हैं क्या मतलब है इस चीज का। देखिए, अस्थायी कण से मतलब क्या है? जो अनस्टेबल है, मतलब वो कहीं ना कहीं स्थायित्व को प्राप्त करना चाह रहा होगा। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अस्थायी में ही अपने आप को संतुष्ट रखती हो। हर चीज है वो अपने आप को स्थायित्व में प्राप्त करना चाहती है। तो इसके लिए वो क्या है? अस्थायी कण है, उसका विघटन होगा। जैसे कि आपने पढ़ा है कि विनिमय यूरेनियम 235 होता है, हालांकि उसका स्वतः विखंडन नहीं होता, उस पर न्यूट्रॉन का विखंडन कराया जाता है, तब वो बेरियम और क्रिप्टॉन में विभक्त हो जाता है। नाभिक के विखंडन अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी 12th में। तो यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का जब अटैक कराया जाता है तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन वाले छोटे नाभिकों में विभक्त हो जाता है, लेकिन स्वतः नहीं था ये। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं? कोई भी अस्थायी कण है, अनस्टेबल है, खुद ब खुद एक अस्थायी कण है, ये खुद ब खुद ये दो कणों में क्या हो जाता है? इस तरह से विभक्त हो जाता है। मान लिया इसका कण द्रव्यमान, इस कण का द्रव्यमान m है और जो विभक्त होने वाले कण है उनका द्रव्यमान कितना है? m1 और m2। ये स्टार्टिंग में क्या था? स्थिरावस्था में था, ठीक है, स्थिरावस्था में था और विभक्त होने के बाद वो m1 और m2 में टूट गया और वो क्या करने लग गए? गति करने लग गए। तो यही है कि अस्थायी कण के द्वारा जो उत्पाद बन रहे हैं, उत्पादों को हमने मान लिया एक m1 और m2, उत्पादों की गतिकी से मतलब क्या है? उनकी गतिज ऊर्जा। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है इनकी गतिज ऊर्जा। तो देखें, इसका जो चतुर्विम संवेग है हमने मान लिया p म्यू, m1 वाले कण का मान लिया हमने p1 म्यू और इसका मान लिया हमने कितना? p2 म्यू। इस तरह से मान लिया p म्यू, p1 म्यू और p2 म्यू। तो p1 म्यू है वो कितने के बराबर होगा? इस चीज को देखें, p1 म्यू वो कितने के बराबर होगा? पहले इसको देखते हैं p म्यू को, जो कि कैसी अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। तो हम p म्यू को जनरली लिखते कैसे हैं? यहां पर देख लो, p म्यू इक्वल टू p वेक्टर आयोटा e अपॉन c, इस तरह से लिखते हैं। लेकिन ये स्थिर अवस्था में है, इसलिए इसके पास ये कितना हो जाएगा? p वेक्टर, ये तो संवेग 0 हो जाएगा क्योंकि स्थिर अवस्था में आयोटा e बाई c, इस तरह से हो जाएगा। इसके लिए लिखते हैं, तो इसके लिए किस तरह से लिखेंगे? इसको मान लिया हमने p1 वेक्टर आयोटा e1 अपॉन c से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया p2 वेक्टर आयोटा e2 अपॉन c, कि एक पार्टिकल डिवाइड हुआ या विभक्त हो गया m1 और m2 में, ठीक है। ये कैसे हैं? स्थायी हैं और ये जब विभक्त हुए, इससे ये बने, तो ये क्या करने लग गए? गति करने लग गए। तो गति करने की वजह से इनके पास कौन कौन सी ऊर्जा होगी? इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? E1 को, E1 क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द m1 पार्टिकल, m1 पार्टिकल की टोटल एनर्जी। तो वो कितनी होगी? विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हमने रिप्रेजेंट कर दिया T1 से अपॉन c है ये यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया, p2 वेक्टर तो है ही अपनी जगह, इसमें आयोटा अपॉन c और इसको लिख दिया हमने m2 c स्क्वायर, जहां m1 और m2 और m तीनों क्या है? ये विराम द्रव्यमान, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम था यहाँ पर क्या? आपेक्षिकीय गतिकी। हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है? आपेक्षिकीय गतिकी। तो आपेक्षिकीय गति में हम किनका अध्ययन करेंगे? जिन कणों का वेग v टेंड्स टू c होगा। इस चीज का ध्यान रखना, जिन कणों का वेग v टेंड्स टू c है उन कणों का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। उसमें जो द्रव्यमान है, जब ऐसी स्थिति होती है तो द्रव्यमान भी लगातार चेंज होता रहता है। किससे? m इक्वल टू m0 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर से। तो यहाँ पर जो भी हम मास ले रहे हैं वो मास कौन सा ले रहे हैं? इसका रेस्ट मास। m इस वाले कण का विराम द्रव्यमान है, m1 और m2 इनके विराम द्रव्यमान है, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो m1 m2 लिए गए हैं वो विराम द्रव्यमान है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, इसके पास विराम द्रव्यमान ऊर्जा m2 प्लस c स्क्वायर और प्लस में काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं?
एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ पर T1 से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके लिए हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया T2 से। ठीक है, इस तरह से। तो लिखें पहले इसमें चित्र को बना लो, चित्र को बनाने के बाद लिखेंगे देखना इसमें अस्थायी कण वे कण होते हैं, अस्थायी कण वे कण होते हैं जो स्वतः विकसित होकर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, जो स्वतः विकसित होकर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में m ग्राम द्रव्यमान का एक कण, माना प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में स्मॉल m द्रव्यमान का विराम द्रव्यमान का एक कण m1 व m2 विराम द्रव्यमान वाले कणों में विघटित हो जाता है। स्मॉल m विराम द्रव्यमान वाला एक कण m1 व m2 विराम द्रव्यमान वाले कणों में विभक्त हो जाता है या विघटित हो जाता है। माना स्मॉल m कण स्थिर अवस्था में है, अतः इसका संवेग शून्य होगा, अतः इसका संवेग शून्य होगा। अतः इसका संवेग शून्य होगा तथा m1 व m2 कणों का संवेग p1 वेक्टर व p2 वेक्टर होगा, p1 वेक्टर व p2 वेक्टर होगा, p1 वेक्टर व p2 वेक्टर होगा। तब p म्यू इक्वल टू, इसको लिख दो पहले, p म्यू इक्वल टू, चित्र में तो लिखना ही है, आगे भी लिख दो लैंग्वेज में, p म्यू इक्वल टू p वेक्टर आयोटा e बाई c इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, इसको आगे इस पर डाल देना, इसको पूरा लिखकर इक्वेशन नंबर 2 और इस पर डाल देना इक्वेशन नंबर 3। तो जो भी अभिक्रिया हो रही है तो उसमें चतुर्विम संवेग क्या रहना चाहिए, संरक्षित रहना चाहिए। तो चतुर्विम तीनों इक्वेशंस को लिखने के बाद चित्र में लिखना है, आगे भी लिखना है उसमें, चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से, चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से अगर हम बात करें तो चतुर्विम संवेग संरक्षण के नियम से मतलब उसमें ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी और संवेग भी संरक्षित रहेगा। p1 म्यू प्लस p2 म्यू होना चाहिए, मतलब उस अभिक्रिया के होने से पहले चतुर्विम संवेग, अभिक्रिया के होने के बाद का चतुर्विम संवेग बराबर होने चाहिए। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 4। ठीक है, इतना कंप्लीट कर लोगे इसको। गतिज ऊर्जा हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, या तो जीरो होगी या फिर धनात्मक होगी। तो p म्यू इक्वल टू p1 म्यू प्लस p2 म्यू, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण कितना होगा, p वेक्टर इक्वल टू p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, शून्य था इसलिए ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 5। और ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण ये तो दोनों का इंक्लूड है, ये वाला तो ये अलग अलग लिख दिया संवेग का और ये लिख दिया ऊर्जा का। ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से जो टक्कर से पहले या अभिक्रिया से पहले एनर्जी E थी और टक्कर के बाद या अभिक्रिया के बाद जो एनर्जी है वो कितनी है, E1 और E2 थे, E1 प्लस E2 के बराबर होगी। इस तरह से इक्वेशन नंबर इस पर मत डालो। तो E इक्वल टू E1 कितने के बराबर था, m1 c स्क्वायर प्लस t1 और ये कितने था, m2 c स्क्वायर प्लस t2 इतने के बराबर था। ठीक है, यहां से हम निकालते हैं
m1 प्लस m2 ये हो जाएगा m1 प्लस m2 c स्क्वायर और प्लस t1 प्लस t2, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और E टोटल एनर्जी थी m वाले पार्टिकल की, तो m पार्टिकल जो था वो स्थिरावस्था में था, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो स्थिरावस्था में होने की वजह से कितनी हो जाएगी, 0, तो टोटल एनर्जी इसकी बचेगी m इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं m इंटू सी स्क्वायर, तो यहां से T1 प्लस T2 इक्वल टू टोटल एनर्जी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम इसको, m माइनस m1 प्लस m2 इस तरह से इंटू सी स्क्वायर, इस तरह से यहां तक लिख सकते हैं इसको। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होगी दोनों की वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी हमेशा, T1 प्लस T2 यानी कि टोटल T के बराबर मान लिया, ऑलवेज कैसी रहेगी वो, क्योंकि ऑलवेज कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। तो इसके लिए इस समीकरण से हम लिख सकते हैं, इसको डालो समीकरण नंबर 6, तब समीकरण 6 से कितना होना चाहिए, ये जो m है वो ग्रेटर देन होना चाहिए m1 प्लस m2, मतलब कोई भी अस्थायी कण है वो छोटे द्रव्यमान वाले कणों में टूटेगा, मतलब m द्रव्यमान है वो उन दोनों कणों के द्रव्यमान से ज्यादा होना चाहिए, या उल्टा कहें कि जो उत्पाद के नाभिक बन रहे हैं या उत्पाद के कण जो बन रहे हैं उनका टोटल द्रव्यमान उस अभिकारक का जो कण है उससे कम होना चाहिए, उनका द्रव्यमान उन दोनों कणों के का कुल द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो होने वाली जो क्षति है, पहले द्रव्यमान ज्यादा था बाद में द्रव्यमान कम हो गया, तो द्रव्यमान में होने वाली जो क्षति है वही द्रव्यमान में होने वाली क्षति किसमें चेंज हुई है, उनकी काइनेटिक एनर्जी में। ये भाई कण है ये इसमें चेंज हुआ और साथ में ये गति कर रहे हैं T1 और T2 से, तो उनको गति करने के लिए एनर्जी कहां से मिली, वो एनर्जी यहां से मिली। जितना भी द्रव्यमान में क्षति हो रही थी यानी कि डेल्टा M कितना है m माइनस के m1 प्लस m2, इससे जो भी द्रव्यमान में क्षति हो रही थी आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से वो एनर्जी जो वो मास है वो किसमें चेंज हो गया, एनर्जी में, और एनर्जी किसके रूप में रिलीज हो रही है, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में। तो हमेशा ऊर्जा संरक्षण के नियम से वो ऊर्जा कहां से आई, गति करने के लिए उनको ऊर्जा कहां से मिली, वो ऊर्जा कहां से मिली उनको, ये वाली इससे डेल्टा M से। इस चीज का ध्यान रखना, वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कण जो गति कर रहे हैं, गति करने के लिए उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी वास्तव में मिली कहां से, जो द्रव्यमान में क्षति हुई है उससे मिली है, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट करो पहले इसको। यहां तक कंप्लीट कर लो इसको। और इक्वेशन नंबर नेक्स्ट उस पे 7 डाल देना। m1 m है वो ग्रेटर देन m1 प्लस m2 होना चाहिए, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर 7 और लिखना इसके बाद उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि अस्थायी कण के स्वतः क्षय के लिए या स्वतः विघटन के लिए, अस्थायी कण के स्वतः विघटन के लिए अस्थायी कण का द्रव्यमान
उत्पाद कणों के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। अस्थायी कण का द्रव्यमान उत्पाद कणों के द्रव्यमान से अधिक होना चाहिए। तो हमारी मेन हेडिंग थी अस्थायी कण के द्वारा जो उत्पाद बने हैं उन उत्पादों की गति की से मतलब क्या था, उनकी गतिज ऊर्जाओं की गणना करना। तो हेडिंग डाल देना T1 व T2 की गणना। यहाँ पर जो T1 और T2 हम मान रहे हैं उनकी हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। कितनी होगी वो T1 और T2, उनकी वैल्यू कितनी होगी तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि इधर देखो समीकरण जो एक था हमारे पास कितना था, P म्यू इक्वल टू P1 म्यू प्लस P2 म्यू, कैपिटल में है ये, ठीक है। P म्यू इक्वल टू चतुर्भुज में है ये 4D वाला, P1 म्यू प्लस P2 म्यू। यहां से अगर हम P1 म्यू निकालें, P1 म्यू इक्वल टू कितना जाएगा, P म्यू माइनस के P2 म्यू, ये हो जाएगा। इसका जो समीकरण आई है स्वयं के साथ इसका अदिश गुणनफल कर दें हम, स्वयं के साथ अदिश गुणन करने पर ये समीकरण एक नहीं है, कौन सी होगी ये वाली, वो डाल देना जहां पर शायद 4 थी। स्वयं के साथ अदिश गुणन करेंगे इसका, तो P1 म्यू का डॉट करेंगे P1 म्यू के साथ, इधर का P म्यू माइनस P2 म्यू, इसकी वैल्यू डाल देंगे P म्यू माइनस के P2 म्यू, ठीक है। स्वयं के साथ क्या कर रहे हैं हम, अदिश गुणा। ये कितना हो जाएगा, P1 म्यू का स्क्वायर, यहां पर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, P म्यू का P म्यू के साथ P म्यू का स्क्वायर, इसका इसके साथ करेंगे, प्लस में P2 म्यू का स्क्वायर, और माइनस में इसका जब इसके साथ करेंगे माइनस में, और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस के 2 टाइम्स ऑफ P म्यू डॉट P2 म्यू, ये हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू आपको पता है, P1 म्यू का जो स्क्वायर है वो कितने के बराबर होगा, आपने पढ़ा था समीशन ऑफ P म्यू का जो स्क्वायर है वो माइनस के m नॉट का स्क्वायर c स्क्वायर के बराबर था। जहां पर हम चतुर्भुज संवेग का वर्ग है निश्चल होता है, वहां पर सिद्ध कर रहे थे इस चीज को कि माइनस m नॉट का स्क्वायर c स्क्वायर। तो इस इक्वेशन नंबर इस पर डाल दिया हमने 8। अब इसमें सारी की सारी वैल्यू हमें पुट करनी है, बस ये काम करना है। तो सबसे पहली वैल्यू है, जहां P1 म्यू किसका चतुर्भुज संवेग था, m1 वाले कण का, तो उसका विराम द्रव्यमान आ जाएगा और c स्क्वायर आ जाएगा। इसी के संगत इक्वेशन नंबर इस पर डाल दिया हमने 9। P म्यू क्या है, P म्यू m वाले कण का चतुर्भुज संवेग, वो कितना हो जाएगा, माइनस के m स्क्वायर c स्क्वायर, विराम द्रव्यमान का स्क्वायर इंटू c स्क्वायर, माइनस चल ही रहा है उसमें समीकरण में 10। P2 म्यू कितना हो जाएगा, P2 म्यू का स्क्वायर इक्वल टू माइनस के m2 का स्क्वायर c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 11 ये हो जाएगा। इसके बाद ये चाहिए हमें P म्यू डॉट P2 म्यू, इसको कैसे निकालोगे, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। इसकी कितनी थी, 0 आयोटा e बाई सी डॉट P2 म्यू की करेंगे तो P2 वेक्टर आयोटा E2 बाई सी, ये थी। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ ही होगा माइनस के E2 अपॉन सी स्क्वायर, माइनस के E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m इंटू सी स्क्वायर, विराम द्रव्यमान ऊर्जा ही होगी इसकी तो, और E2 कितने के बराबर था, E2 m2 c स्क्वायर प्लस T2, यही था अपॉन सी स्क्वायर। तीनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, तीन नहीं दो की, E की यही थी mc स्क्वायर और E2 था इतना, ठीक है। इसको थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते हैं, c स्क्वायर से c स्क्वायर जाएगा माइनस के m2 c स्क्वायर प्लस T2, ये हो जाएगा। तो समीकरण नंबर इसको डाल दिया हमने, इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 12। कितना डाल दिया हमने, 12 लिखें यहां तक, और इन सभी वैल्यूज को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 8 में। तो समीकरण 8 में 9, 10, 11, 12 से मान रखने पर यार ऐसे अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो वो वैल्यू कितनी आएगी बताओ,
पी म्यू इसका रखेंगे माइनस के m1 का स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू पी म्यू का माइनस के m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के m1 का स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, m2 का स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस के 2 टाइम्स ऑफ इसका, इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस में हो जाएगी, m आएगा m2 सी स्क्वायर आएगा और प्लस में t2 आएगा, इतना हो जाएगा। करो इसको। अब इसमें से हमें t2 निकालना था, t2 और t1 दोनों की कैलकुलेशन करनी है। यहां से कौन निकल कर आ जाएगा, t2। तो निकाल सकते हो t2 को, पक्षांतरण कर करा के निकालना है उसको, बस करते हैं इसको कंप्लीट। देखो तो माइनस के m1 का स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के m2 का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2m1 m2 सी स्क्वायर और प्लस में 2m t2, इस तरह से हो जाएगा। तो t2 इक्वल टू हमें निकालना है यहां से, तो माइनस के m1 स्क्वायर सी स्क्वायर इधर ले गए प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर इधर ले गए प्लस में m2 स्क्वायर सी स्क्वायर और इसको ले गए तो माइनस के 2m2 सी स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा 2m, इतना हो जाएगा। तो t2 इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस के माइनस कॉमन लेकर यहां पर माइनस के m1 स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। तो यहां से हमने लिख दिया इसको। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या इसमें? नहीं हो रहा। सभी में से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, m1 का स्क्वायर माइनस में ये m2 का स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर प्लस में m2 का स्क्वायर और माइनस के 2m2 इस तरह से, और इसमें से हमने कॉमन ले लिया सी स्क्वायर अपॉन में 2m। यहां तक लिखो। t2 इक्वल टू अब कितना आ जाएगा, देखो m स्क्वायर ये तो है, इसको इसको और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये अगर प्लस में होता तो हो जाता, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, देखना इसको। m2 सी स्क्वायर प्लस t2 चेक करते हैं इसको पीछे से। सही है, सही लिख रहे हैं। इसका और m2 आ रहा है इसमें, इन दोनों का बनेगा। तो देखो इस तरह से लिख सकते हैं हम यहां पर माइनस के m1 का स्क्वायर तो अपनी जगह है, माइनस के m1 का स्क्वायर तो अपनी जगह है, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में m1 m प्लस m2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या, माइनस के m a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस में b स्क्वायर ये लिख सकते हैं इनटू c स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2m। इस तरह से हमने होल स्क्वायर के रूप में लिख दिया। t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ये इस तरह से लिख दो उल्टा करके इसको यहां पर m माइनस m2 का होल स्क्वायर माइनस के m1 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू c स्क्वायर अपॉन 2m, इस तरह से लिख दिया हमने। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अंदर लगाते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी होगा तो m माइनस के m2 a प्लस b, a प्लस b, ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो m माइनस m2 और माइनस के b यानी कि m1, ठीक है, a प्लस b और इंटू a माइनस b अपॉन में 2m और बाहर चल रहा है c स्क्वायर। कंप्लीट करो यहां तक।
देखो क्योंकि जो डेल्टा एम है वो कितने के बराबर था, एम माइनस के एम वन प्लस एम टू, द्रव्यमान में जो क्षति हुई है उतने के बराबर, तो एम माइनस के एम वन माइनस के एम टू, उसको हम कितना लिख सकते हैं, डेल्टा एम। तो एम माइनस के एम टू माइनस के एम वन, इसके स्थान पर हम लिख देंगे डेल्टा एम। तो टी टू इक्वल टू कितना जाएगा, एम माइनस के एम टू प्लस के एम वन अपॉन में टू एम, इस तरह से लिख दिया। और इसके स्थान पर कितना लिख दिया हमने, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या करते हैं, इसको बस सॉल्व करके थोड़ा इजी वे में लिखने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इतना हो गया। अब देखो T2 है वो कौन से पार्टिकल की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाले पार्टिकल की। इसमें द्रव्यमान m वाला जो अस्थायी कण था m2, यहां से m1 को हमें विलोपित करना है, गायब करना है। किस तरह से करेंगे, देखो क्योंकि डेल्टा m इक्वल टू कितना था, m माइनस के m1 माइनस के m2 के बराबर। अब यहां पर m1 की वैल्यू कितनी होगी, यहां से m1 की वैल्यू m माइनस के m2 माइनस के डेल्टा m, मतलब T2 को हमें m2 के टर्म में ही निकालना है, m1 को वहां से गायब करना है। आगे को तो फॉर्मूला यही आ गया आपका, लेकिन थोड़ा इजी वे में लिख रहे हैं इसको। इसके लिए हम m1 को यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं इस वाली क्वांटिटी से। ठीक है, तो T2 इक्वल टू कितना जाएगा, m माइनस के m2 और प्लस में m1, प्लस में m1, तो m माइनस के m2 माइनस के डेल्टा m, इस वैल्यू से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, और नीचे कितना चल रहा है 2m। तो T2 इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 2m माइनस के 2m2 और माइनस के कितना आ जाएगा, डेल्टा m, इस तरह से हो जाएगा अपॉन में 2m डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो यहां से T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इस 2m को प्रत्येक पद के नीचे लिखेंगे, तो 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस के m2 अपॉन m, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के डेल्टा m अपॉन m, इस तरह से, और डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, मतलब डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, कितने के रूप में होगी, T1 प्लस T2 के फॉर्म में, और वही एनर्जी किसके रूप में, उसका कुछ अंश होगा वो T2 के रूप में निकलेगा। वो समीकरण हमारे पास निकल कर आई है, इसको डाल देना इक्वेशन नंबर जो भी आपकी नेक्स्ट चल रही है इस पर। लिख दो पूरा इसको। लिख देना, उपरोक्त समीकरण द्वितीय कण की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। उपरोक्त समीकरण द्वितीय कण की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करती है। अगर आपको T1 निकालना है तो ये क्या काम पूरा दोबारा से करोगे क्या, ये बताओ, ये काम पूरा क्या दोबारा से करोगे, नहीं करना है दोबारा। उसमें हमारे पास जो समीकरण आई थी, समीकरण कौन सी वाली, ये वाली, क्योंकि E इक्वल टू कितना था, E1 प्लस E2, तो हम इससे निकाल रहे थे mc स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 c स्क्वायर प्लस में T1 प्लस T2। अब हमारे पास इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, m माइनस के m1 प्लस m2 इस तरह से इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, अब हमें T1 निकालना है, तो T1 निकालने के लिए इतना लिख देते हैं, इसको हम कितना लिख सकते हैं, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, इसको लिख दिया, और यहां से T1 निकालना है तो माइनस के T2 कर दिया, और T2 की वैल्यू वहां से डाल देंगे, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर माइनस T2, T2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस के m2 अपॉन m माइनस के डेल्टा m अपॉन m, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। इस तरह से यहां से हम किसको कैलकुलेट करेंगे, T1 को। करो तो T1 को पूरा कैलकुलेट पहले की तरह नहीं करना है, एक निकल गया दूसरे का हम यूज, T1 प्लस T2 टोटल कितने के बराबर होगा, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर के बराबर। ये कितने के बराबर है, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर।
डेल्टा एम किसको लिख रहे हैं, जो द्रव्यमान में होने वाली जो क्षति है वही क्या है, डेल्टा एम। तो लिखते हैं ना यहां पर, जहां डेल्टा एम क्या है, द्रव्यमान क्षति, मास लॉस जितना भी हो रहा है वहां पर वो है। तो इसको सॉल्व करना है बस आपको। कैसे करोगे इसको, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस माइनस में प्लस में m2 अपॉन एम डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर ये बचेगा, और माइनस माइनस ये भी प्लस में हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन एम डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब फिर से वही काम करना है इसमें, जो हमारे पास m2 आ रहा था, जो हमारे पास m2 आ रहा था, ये ऐसे करो, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर को बाहर ही रहने दो, बाहर ही रहने दो इसमें, इस तरह से, या इसमें दिखा दिया, नेक्स्ट टर्म में कर देना, m2 अपॉन एम प्लस में डेल्टा एम अपॉन एम डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बचेगा। अब m2 है, चूंकि m इक्वल टू कितने के बराबर था, वहां से डेल्टा एम इक्वल टू कितने के बराबर था, m माइनस के m1 प्लस m2 के बराबर। अब T1 को हमें m1 की टर्म में ही निकालना है, तो डेल्टा m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m माइनस के m1 माइनस के m2 की वैल्यू हमें डालनी है, m2 को बदलना है, m माइनस के m1 माइनस के डेल्टा m, क्योंकि T1 को हमें m1 की टर्म में ही निकालना है, जिस तरह से हमने T2 को m2 की टर्म में निकाला है, m1 नहीं आ रहा है उसमें कहीं पर भी, इसी तरह से हमें इसमें से m2 को गायब करना है। तो इस वैल्यू को पुट कर दो इसमें, देखो तो इधर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इस वैल्यू को यहां पर रख रहे हैं, T1 इक्वल टू m2 की वैल्यू है हमारे पास m माइनस के m1 माइनस के डेल्टा m, ठीक है, अपॉन में m प्लस में डेल्टा m अपॉन m ये है, और साइड में चल रहा है मल्टीप्लीकेशन में डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो m यदि हमने एलसीएम लिया तो यहां पर m ये इस वाले फॉर्मूले में 2m आएगा ना, यहां पर उसमें कैलकुलेशन में देखना, ऊपर 2 और बच रहा था, 2m का हम भाग देते हुए जा रहे थे, यहां पर तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, यहां 2 बचेगा उसमें, इस चीज का ध्यान रखना उसमें। तो यहां पर भी मिस्टेक हो गई है हमारे पास, यहां पर भी 2m चलेगा, ठीक है, ये 2m होगा, यहां पर भी 2m होगा, और यहां पर भी 2m होगा, ठीक है। तो यहां पर 2m हमने एलसीएम ले लिया, तो 2m एलसीएम लिया है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2m माइनस के 2m1 माइनस के 2 डेल्टा m और प्लस में डेल्टा m, और साइड में चल रहा है डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2m माइनस के 2m1 और माइनस के डेल्टा m अपॉन में 2m डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, सभी के नीचे लिख देंगे अलग अलग, इतना आएगा। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं, इतना भी काम करने की जरूरत नहीं है, आपने T2 निकाल दिया तो वहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हो सिमिलरली, और सिमिलरली करके सीधा आप T1 लिख सकते हो। कितना चेंज आएगा, T2 के संगत M2 है तो T1 के संगत कितना हो जाएगा, बस M1, इतना चेंज आएगा। लिख दो यहां तक कंप्लीट इसको, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। और लिखते हैं ना इसके नीचे एक लाइन, उपरोक्त समीकरण प्रथम कण की, उपरोक्त समीकरण प्रथम कण की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करती है, उपरोक्त समीकरण प्रथम कण की गतिज ऊर्जा को व्यक्त करती है।
ये कंप्लीट हो गया आपका कि एक अस्थायी कण था। दोबारा से पूरा देखें एक बार प्रोसेस क्या किया था। एक अस्थायी कण था, किस किस में चेंज हुआ था, स्थायी कणों में चेंज हो रहा था m1 और m2 में। तो वो साथ में गति भी कर रहे थे, मोशन भी कर रहे थे, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी थी T1 और T2, जिनको हमें कैलकुलेट करना था। और उसके लिए हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम मतलब कंबाइन करके लिखे तो चतुर्विम संवेग संरक्षण का नियम लागू हुआ। तो इसका यूज करते हुए हमने चतुर्विम संवेग संरक्षण का लगाते हुए उस चीज को हमने क्या किया है, निकाला है T1 और T2 को। कोई भी एक को निकाल सकते हो आप, और उसके जरिए ही हम सिमिलरली लिख सकते हैं, या पूरा कैलकुलेशन इस तरह से करके हम निकाल सकते हैं T1। और इस पर डाल देना समीकरण, जो भी आ रही होगी नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।